सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे रसायन विज्ञान की क्विज के बारे में। और आज के वीडियो में हम डी और एफ ब्लॉक तत्व जो हमारा चौथा चैप्टर है उसकी क्विज आपके लिए लेके आए हैं। यदि विद्यार्थियों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। केमिस्ट्री के जो सभी 10 चैप्टर थे उन सभी चैप्टरों की दो दो क्विज कम से कम मैंने बनाई है। हर चैप्टर के लगभग 50-60 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, छोटे बड़े क्वेश्चन। अधिकतर छोटे क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो छोटे आते हैं, तो छोटे क्वेश्चन लिए हैं। और विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जो बोर्ड परीक्षा होती है, अपने राजस्थान में बोर्ड परीक्षा होती है, उसका पैटर्न इस प्रकार का है कि उसमें छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं और छोटे प्रश्नों की तैयारी करने के लिए क्विज सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो यदि विद्यार्थियों पहले तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप एक बार सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले क्विज आपके पास में आए। तो डी और एफ ब्लॉक तत्वों की ये पहली क्विज है। इसकी भी 2 क्विज मैंने बनाई हैं। तो पेन और कॉपी आपको साथ में लेके बैठना ही है। क्यों बैठना है? क्योंकि कई सवाल आपको हल करने पड़ेंगे और यदि आप अनुमान से आंसर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत आसान होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, परंतु जब उसको हल करते हैं तब सही आंसर उनका मालूम चलता है। तो जल्दबाजी में आंसर नहीं दें। क्विज का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आपको और चैप्टर की क्विज मिलेगी जो मैंने बना दी लगभग। पूरी ईमानदारी से हल करना है, कहीं यह ना हो कि आप बैठ जाएं एक जगह पे और बैठे बैठे नकल करने लग जाएं। तो नकल नहीं करनी है आपको, पहले चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद ही आपको क्विज में भाग लेना है। टाइम का ध्यान रखें, ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लेना है आपको, समय का प्रेशर भी नहीं लें। ये नहीं कि आपको टाइम निकल रहा है फटाफट करना है, नहीं, आराम से हल करना है, शांति से एक जगह पे बैठ के हल करना है। और क्विज जब हल करनी है जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। सारे सवालों को जवाब देकर अंत में आपको सबमिट करना है और व्यू स्कोर पे क्लिक करके आपको अपना स्कोर देख लेना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि विद्यार्थी आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की क्विज आपके सामने आ जाए। यहाँ पे आपका जिला और आपका नाम लिखना है आपको, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब भी जरूर करना है। इसका जो थर्ड सेक्शन है विद्यार्थियों, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे और एक एक करके सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। आपको आराम से हल करना है, कोई जल्दबाजी आप नहीं करें, सोच समझ के हल करना है। जिर्कोनियम और हेफनियम के समान रासायनिक और भौतिक गुणों का कारण क्या है? अब आवर्त सारणी में जिन तत्वों का आकार समान है तो उनके गुण भी समान होते हैं। तो यहाँ पे तो यही है कि दोनों की परमाणु त्रिज्या समान है तो उनके गुण भी क्या होंगे? समान। तो इसका सही आंसर ये होगा। किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संक्रमण धातु आयन उच्चतम चुंबकीय आघूर्ण दर्शाएगा? उच्चतम चुंबकीय आघूर्ण कब दर्शाएगा? जब उसमें अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। n बराबर d कक्षक 5 होते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने हो सकते हैं? 5। तो आयन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किस विन्यास में अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण म्यू वो दिखाएगा? तो D5 में दिखाएगा क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 5। तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 5.92 92 बोर मैग्नेटॉन। तो इन पे क्लिक करें, आगे बढ़ें। निम्न में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय आयन कौन सा होगा? जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होना चाहिए। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी में भी है तो वो कैसा होगा? वो होगा रंगीन और वो होगा अनुचुंबकीय। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, तो प्रतिचुंबक के लिए उसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन होना नहीं चाहिए। तो कौन सा आयन ऐसा है? तो Ti3+ को देखिए, इनको सभी को अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा के एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपने Ti3 लिखा, Ti3+, ये
तो टाइटेनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? स्केडियम के बाद में टाइटेनियम, तो परमाणु संख्या कितनी हुई? 22। तो 22 में डी में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। और एस में भी कितने होंगे? और एस में भी 2 होंगे। निकले कितने? 3। तो टाइटेनियम 3+ का विन्यास क्या होगा? तो 2 तो ये निकल जाएंगे, एक इसमें से निकलेगा, तो 3D में 1 बचेंगे। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। फिर स्केडियम 3+ को देखते हैं। स्केडियम की परमाणु संख्या 21 है और यहाँ पे 3+ आवेश है। पहले हम स्केडियम की बात कर लेते हैं। परमाणु संख्या 21, तो 3D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 4s में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। स्केडियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 तो ये निकलेंगे, 1 ही निकल जाएगा, तो डी में कितने बचे? 0। तो यानी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो युग्मित कहाँ से होंगे? तो ये क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। वेनेडियम 2+ भी बता देता हूँ मैं आपको। वी, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम की परमाणु संख्या 23। तो 23 में डी में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 और 4s में कितने जाएंगे? 2। V2+ लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो 2 तो ये निकल जाएंगे, तो डी में विन्यास कितना बचेगा? 3। 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों क्या होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो कैसा होगा ये? अनुचुंबकीय। Cr2+ देख लेते हैं। क्रोमियम, परमाणु संख्या 24। तो 24 का विन्यास तो 3D में 4 होते हैं, 5s 4s 4s होगा, 4s में 2 होते हैं। ये विन्यास होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। विन्यास क्या होता है इसका? 3D5 और 4s 1। 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो एक तो इसमें से निकला और एक इसमें से निकला, तो 3D में कितने बचेंगे फिर? 4। तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो ये भी कैसा होगा? अनुचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय एक ही हुआ। तो वैसे प्रतिचुंबकीय आयन में बता दो आपको कौन कौन से हैं। एक तो प्रतिचुंबकीय आयन कौन कौन से होंगे? स्केडियम 3+, टाइटेनियम 4+, Cu+, Zn2+। ये सभी आयन क्या होंगे? प्रतिचुंबकीय होंगे। और ये कलरलेस भी होंगे, रंगहीन भी होंगे। ठीक है। और ज़्यादातर एग्जाम्पल नहीं है, इन आयनों में से देखना है। स्केडियम 3+, टाइटेनियम 4+, Cu+ और Zn2+। तो यहाँ पे इनमें से देखो कौन सा है? स्केडियम। अगला देखते हैं। Fe2+, Z बराबर 26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Fe की परमाणु संख्या कितनी दे रखी है? कितनी होती है अपन जानते हैं। तो Fe की परमाणु संख्या होती है 26। तो 3D में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। 4s में कितने होंगे? 2। अब 2+ स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो Fe2+ में देखते हैं अपन, 2 निकल गए, तो क्या बचा 3D में? 3D में 6। ये पूछ रहा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n बराबर कितना है, वो पूछ रहा है। तो 3D में 6 को अपन इस प्रकार से लिखेंगे। डी में 5 कक्षक होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो एक इसमें भरेंगे, एक इसमें भरेंगे, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे एक एक। फिर युग्मन करेंगे, 6 हो गए पूरे। तो अयुग्मित कितने बचे? 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय आयन है? यहाँ भी वही है, प्रतिचुंबकीय। तो मैंने जो 4 आयन बताए थे, अधिकतर उनमें से ही होगा, तो उसमें कौन सा? ये Zn+2, ये प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि Zn2+ का विन्यास क्या होगा? 3D10 होगा। और डी के जो 5 कक्षक है, उन सभी में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 2। 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे और 2 इसमें हो जाएंगे। अयुग्मित कोई भी नहीं है, तो ये आयन क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। निम्नलिखित में से कौन सा आयन संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? देखना है कौन सा नहीं है। संक्रमण श्रेणी का तत्व कौन सा नहीं है? आयरन भी है, 26 होती है परमाणु संख्या। क्रोमियम भी उसमें है, 24 है। निकेल भी उसमें है। मैग्नीशियम उसमें नहीं है। अगला देखते हैं। यदि विद्यार्थी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। आपको लगातार मेहनत करनी है। यदि आपका पिछला कुछ समय सही नहीं भी गया है, तो भी आप निराश ना हो, लगातार मेहनत करें।
कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं कि यार 3 महीने निकल गए, अब 3 महीने निकल गए तो अपन ने कुछ नहीं पढ़ा तो आगे भी क्या करेंगे पढ़ के, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए अपने को। अपने को लगातार मेहनत करनी है, अभी भी काफ़ी टाइम है और अपन अच्छा स्कोर कर सकते हैं। निराश नहीं होना है, लगातार आपको कछुए की तरह धीरे 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 मेहनत करती रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी उसमें होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें एक विद्युत इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है, किसमें अधिकतम होगी? तो देखो अधिकतम किसमें होगी, वेनेडियम 3+ है, तो वेनेडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 23 होती है। V3+ में देखो एक विद्युत इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वेनेडियम की परमाणु संख्या, स्केडियम टाइटेनियम और वेनेडियम आता तो 23 होती है, तो डी में कितने होंगे इसमें 3, 4s में कितने होंगे 2, निकले कितने हैं 3, तो V3+ का विन्यास क्या होगा 3D में 2, तो n बराबर कितना हो जाएंगे 2। ऐसे Ti3+ में देखो स्केडियम टाइटेनियम की परमाणु संख्या 22, तो 3D में भी 2, 4s में भी 2, निकले कितने 3+, 3 इसमें से निकल गए तो 2 तो ये निकलेंगे, एक इसमें से निकलेगा, तो 3D में कितने बचेंगे 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा इसके लिए 1। Mg2+ के लिए देखो मैग्नीशियम के लिए, तो मैग्नीशियम की तो अपन बात करेंगे नहीं क्योंकि उसमें डी इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो इसका देखो Fe3+ का देखो, Fe परमाणु संख्या 26, मैं सारे सवाल आपको हल करके बताऊंगा, तो डी में होंगे 6 और 4s में होंगे 2, निकले कितने 3+ में 3+ है यहाँ पे, तो 3 निकल गए, तो 3 तो 2 तो ये निकलेंगे, एक इसमें से निकलेगा, तो डी में 6 थे, एक निकल गया, तो कितने बचेंगे 5। 3D में कितने हैं 5 और 5 ही कक्षक होते हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा इसमें 5, ए भी मतलब भी कितने हो जाएंगे 5, तो सबसे अधिक होंगे Fe3+ में। Fe3+ में और Mn2+ में n बराबर दोनों में ही 5 होते हैं, ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की सबसे सामान्य ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, तो इनकी तो होती है +2। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन अवस्था सभी लेंथेनाइड के लिए सामान्य है? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं +3 दिखाते हैं, सभी सामान्य। लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? लेंथेनाइड यानी 4f श्रेणी है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे, 4f में जाएंगे, तो 4f देखो, तो 4f में कितने होंगे 1 से लेके 14 तक, फिर आता है 5d, 5d में कितना होगा 0 से 1, फिर आता है 6s में कितने होंगे 2, तो ये यहाँ पे देखिए जो सही विन्यास, ये इसका सही आंसर होगा। क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन है, कलर्ड कौन सा है? Zn2+ D10 विन्यास होता है, और D10 वाला क्या होगा रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉन डी में 2 होते हैं, एस में भी 2 होते हैं, 4 इसने दे दिए, तो इसमें डी में 0 बचेगा। स्केडियम ने इसके पास डी में 1 था, एस में 2 थे, तीनों दे दिए, तो डी में इसमें भी 0 बचेगा। तो ए युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, किसमें है V+2 में। ये तीनों आयन तो मैंने पहले भी बताया था आपको, रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे और प्रतिचुंबकीय होंगे। और एक इनमें Cu+ भी जोड़ दो, तो यहाँ पे सही आंसर इसका ये होगा। कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये सिल्वर इसमें नहीं है, बाकी सभी ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कथन कौन सा है? गलत कथन चुनना है। तांबा जल से H2 मुक्त करता है, तांबा अम्ल से, यहाँ पे तांबा अम्ल से H2 मुक्त करता है, नहीं करता, क्योंकि जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें H तो ऊपर आता है और तांबा नीचे आता है, तो नीचे वाले की इतनी औकात नहीं है कि ऊपर वाले को हटा दे। या अपन ये कहें कि H का इनोट कम होता है और तांबे का इनोट ज्यादा होता है, तो ज्यादा वाला कम वाले को विस्थापित नहीं कर पाता। ये सही नहीं है, बाकी सारे कथन ये आप सही है, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? मैंने पहले भी आपको कहा था,
यदि वो 2 मिल जाए तो उनको करना है Mn+2 और या Fe3+ को करना है, वो नहीं हो तो फिर और देखना है। Fe2+ में कितने होंगे? 4 होंगे। Ni+, इनको भी देख लो, Zn+, Cu+ को देख लो, इसमें तो होगा ही नहीं, 0 होगा। Zn+ को देख लो, इसमें भी 0 होगा। तो Ni+ को देखो, Ni की जो परमाणु संख्या होती है वो 28 होती है, ठीक है। तो 3D में कितने होंगे? 8 होंगे। 4s में कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन प्लस Ni+ को देखते हैं, Ni+, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो 3D में कितने बचे? 8 और 4s में कितना बचा? 1 बचा। D में 8 है, तो D में 8 इस प्रकार से भरेंगे अपन, तो 2 बचे। और Fe2+ में कितने होते हैं? 4। तो Fe2+ इसका सही आंसर होगा। संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जो डी ब्लॉक तत्व है उनके विन्यास देखना है। तो N-1 में कितना होगा? डी में 1 से 10 तक होंगे, और NS में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये इसका सही आंसर है। संक्रमण तत्व को क्या कहा जाता है? जो संक्रमण तत्व है उनको क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम है? चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम, म्यू अधिकतम किसका होगा? जिसमें N अधिकतम होंगे। N अधिकतम किस में होते हैं? इसमें तो 4 होते हैं, और इसमें कितने होते हैं? 5। तो इसका N अधिकतम, इसका म्यू अधिकतम होगा। चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा इसका। अगला देखते हैं। डी 4D के तत्वों का आकार 3D के संगत तत्वों की तुलना में बड़ा है, परंतु 5D के तत्वों का आकार 4D के तत्वों संगत तत्वों के आकार के लगभग बराबर है। जिसका क्या कारण है? लेंथ संकुचन इसका कारण है। आकार बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ता नहीं है, बराबर रह जाता है। उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने वाली धातु कौन सी है? वो है Mn। +2 से लेकर +7 तक दिखाती है। उच्चतम +7 होती है इसकी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है Mn का। तो कौन सा पानी में कौन सा आयन रंगहीन है? वापस देखना है, कलरलेस कौन सा होगा? तो ये देख लो, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी सभी में है। और मैंने पहले कहा था 3-4 आयन आपको देख लेना है। स्केडियम 3+ देखना है, टाइटेनियम 4+ देखना है, Cu+ देखना है, Zn2+ देखना है। ये सभी प्रतिचुंबकीय भी है और कलरलेस भी है। Zn+2 आयन किसका सम इलेक्ट्रॉनिक है? Zn 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 30 होते हैं। 2 दे दिए तो कितने बचे? इसके पास 28। इसको देखो Cu+ को, कॉपर की परमाणु संख्या 29 है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने बचे? 28। तो ये होगा इसमें। इसमें तो 27 इलेक्ट्रॉन बचेंगे केवल। तो सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। +3 ऑक्सीजन अवस्था में एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 है, तो इसके परमाणु क्रमांक कितना होगा? ये इसका विन्यास है 3d5। ये कब है इसका विन्यास? ये इसका विन्यास है जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, ये। और +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन और होंगे उसमें, तो 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो इसमें। तो एक तो डी में बढ़ा दो, तो डी में कितने हो जाएंगे फिर? 6। और 4s में भी 2 बढ़ा दो। तो ये विन्यास किसका हो गया? इसकी परमाणु संख्या 18, 24 और 2 26। 24 और 2 कितने हो गए? 26। तो परमाणु संख्या क्या होगी इसकी? 26। और ये तत्व होगा आयरन। Cr3+ आयन का प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? Cr3+, क्रोमियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 24। तो 3D में कितने होंगे? 4 होने चाहिए लेकिन 5 जाते हैं। 4s में होता है 1। 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 1 इसमें से जाएंगे, 2 इसमें से जाएंगे। तो Cr3+ में 3D में कितने बचेंगे? 3। तो n बराबर कितना होगा इसके लिए? 3। चुंबकीय आघूर्ण इसका कितना होगा? वैसे निकालते हैं अपन, म्यू बराबर √n और n+2 ऐसे निकालते हैं। n कितना है इसके लिए? 3। n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 3 में 2 जोड़ देते हैं, तो कितना हुआ? 3 × 5। तो अंडर रूट निकालना अपने को 15। तो कितना आएगा? ये आएगा विद्यार्थियों, ये अपने को याद रख लेना 3.87।
3.87 और इसका मात्रक होता है bm। ये इसका सही आंसर होगा। यदि n बराबर 1 है तो 1.73 bm चुंबकीय आघूर्ण आता है। n बराबर 2 है तो ये आता है 2.82। n बराबर 3 है तो ये संख्या तो आपको याद कर लेनी है 3.87। n बराबर 4 है तो 4.90। n बराबर 5 है तो ये आता है 5.92। ये संख्या आपको याद कर लेनी है, इसलिए वरना अंडर रूट निकालना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। पर यदि आप ये संख्या याद ही करोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, और याद होना भी चाहिए आपको। तो इसके बाद सबमिट करना है, तो इन दोनों को अपन टिक कर लेते हैं, सबमिट करते हैं। यदि आपने विद्यार्थी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर इसका व्यू स्कोर पे क्लिक करें तो अपना स्कोर आपको दिख जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे जो अपना स्कोर था वो 25 में से 25 है, तो ये स्कोर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और नीचे आप देख भी सकते हो, ये देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पे ग्रीन दिखाई देंगे। जो क्वेश्चन आपको रेड दिखाई दे तो उसका मतलब कि वो गलत हो गया आपके। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।